आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने पिछले सेशन में यानी कि इससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने शुरू किया था हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर, जिसका नाम है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। और ये नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई कविता है और इसमें नागार्जुन जी ने बच्चे की जो एक मनमोहक मुस्कान है उसका वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि बच्चे की उस मनमोहक मुस्कान पर पाषाण से पाषाण जो हृदय होते हैं वो भी पिघल जाते हैं, पिघल कर तरल हो जाते हैं। और ये भी बताया है कि जो बच्चे की मुस्कान है उसमें उन्होंने एक जीवन के संदेश के छिपे होने के बारे में बताया है। यानी कि जो छोटा सा बच्चा है अगर वो मुस्कुरा देता है तो मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति, मृत व्यक्ति से यहाँ पर उनका आश्रय है कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, आज की इस निराशा भरी जिंदगी में, क्योंकि क्या होता है हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमें उसका फल नहीं मिल पाता, तो अक्सर हम अपनी चीजों से, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम निराश रहते हैं। तो उस निराशा में अगर हम बच्चे की एक छोटी सी स्माइल हमें मिल जाए तो हम अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे दर्द भूल जाते हैं और भले ही थोड़े ही सेकंड के लिए हमारे फेस पर भी मुस्कान आ जाती है, हमारे फेस पर भी खुशी आ जाती है। तो बच्चे की इस मुस्कुराहट का वर्णन बहुत सारे बिंबों के माध्यम से कवि ने इस कविता में किया है। तो कविता का जो हमने आधा भाग अपने पिछले सेशन में पढ़ लिया था, समझ लिया था, शेष भाग आज हम पढ़ेंगे। और इसी पाठ में आपको एक और कविता नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है फसल। तो इसमें नागार्जुन जी ने किसानों की मेहनत का वर्णन किया है कि किस तरह किसान फसल को उगाने के लिए मेहनत करते हैं और किसे फसल उगाना किसी एक व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्राकृतिक संतुलन, बहुत सारे लोगों की मेहनत इसमें काम आती है। तो पढ़ेंगे ये दोनों कविताएं, हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, हम बच्चे की मुस्कुराहट के बारे में पढ़ रहे हैं, बच्चे की मुस्कान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नागार्जुन जी कहते हैं तुम्हारी ये सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान इस तरह की लगती है, इस तरह की हमें प्रतीत होती है जैसे समुद्र से जो जल जात है, यानी कि जो कमल है वो मेरे ही घर में आकर खिल गए हो। तुम्हारा ये सुंदर सा प्यारा सा जो गात है, तुम्हारा जो ये शरीर है सुंदर धूल से लिपटा हुआ, ये इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है जैसे समुद्र में जो तालाब में खिलने वाले कमल हैं वो मेरे घर में खिल गए हों। और कहते हैं कि तुम्हारी जो छुअन है वो इतनी कोमल है, इतना तुम्हारा जो स्पर्श है वो इतना कोमल है, वो वो जैसे मैं हूँ एक बांस और बबूल जैसे वृक्ष के समान हूँ, लेकिन तुम्हारी जो छुअन है वो तुम्हारा जो स्पर्श है वो इतना कोमल है, वो शेफालिका के फूलों के समान प्रतीत हो रहा है। और क्योंकि तुम मुझे अभी बहुत अच्छे से नहीं पहचानते हो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तो तुम मुझे एकटक देखते रहते हो, लगातार देखते रहते हो, और इस लगातार देखने के कारण शायद तुम थक गए होंगे, तो क्यों ना मैं ही तुमसे आंखें फेर लूं, यानी कि कुछ देर के लिए मैं ही तुमसे दूर चला जाऊं। और क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम जिससे परिचित नहीं होते उसे हम पहचान नहीं पाते पहली बार। और तुम्हारी माँ जो है वो मुझे तुमसे मिलाने का एक माध्यम बनी है, यानी कि धन्य है तुम्हारी माता और धन्य हो तुम। तो इस तरह कवि अपने मन की बात को, उस बच्चे की मुस्कुराहट के बाद उनके मन में जिस तरह की बातें आती हैं उन बातों को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माता और तुम मेरी इस खुशी का, मेरे इस मुस्कुराहट तुम्हारे कारण अभी आई है मेरे चेहरे पर, उसका माध्यम तुम्हारी माता बनी है। तो कहते हैं धन्य हो तुम
माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं धन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती है मधुपर्क। तो अभी कवि कहते हैं कि धन्य तुम, यानी कि तुम भी धन्य हो अपनी इस माँ को पाकर, और तुम्हारी माँ भी धन्य है तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो तुम्हारे, जब कवि अपने दिनों को, उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वो घर लौटे हैं और उनका जो पुत्र है उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, तो वो बालक की मनमोहक उस छवि का कारण जो है उनकी माता, उन्हें धन्यवाद कह रहे हैं, उन्हें धन्य मान रहे हैं, और बालक को भी धन्य कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी प्यारी सी माता मिली है। तो आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी जो माँ तुम्हारे रोज दर्शन का लाभ उठा रही है, यानी कि चीर प्रवासी मैं इतर, प्रवासी क्योंकि वो बाहर रहते हैं, वो दूसरी जगह रहते हैं, वो वहां पर दूसरी जगह पर काम करते हैं। तो मैं जो तुम्हारी माता जिस तरह वो रोज तुम्हारे दर्शनों का लाभ उठा रही है, यानी कि रोज तुम्हारे दर्शन करती हैं, और मैं जो हूँ वो दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाता, यानी कि रोज तुमसे नहीं मिल पाता, रोज तुम्हें नहीं देख पाता, और अब इसी कारण अब तुम्हें मैं पराया लग रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ, मैं तुम्हें इसी कारण पराया लग रहा हूँ, अतिथि सा प्रतीत हो रहा हूँ। क्योंकि देखिए एक तरह से ये ठीक भी है, यहाँ पर कहते हैं इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि ये एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि मुझे तुम्हारा संपर्क कितना ही है, यह तो तुम्हारी माँ की ही उंगलियां हैं, यानी कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, ये एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि मैं तो तुमसे दूर रहता हूँ, तुम मुझे कैसे जानोगे, तुम मुझे कैसे पहचानोगे, तुम तो अपनी माँ की उन उंगलियों को पहचानते हो जो तुम्हें रोज मधुपर्क कराती हैं। मधुपर्क यानी कि रोज तुम्हें स्वादिष्ट भोजन कराती है। वैसे मधुपर्क का अर्थ यहाँ पर पंच, जो एक पंच, जो पूरण जो बनाया जाता है, भगवानों को जो भोग लगाया जाता है, उसे भी यहाँ पर हम कहते हैं कि घी, दूध, शहद, घी, ये सारी चीजें मिलाकर भगवानों को भोग लगाया जाता है। तो वही सारी चीजें माता भी तुम्हारे लिए रोज रोज स्वादिष्ट भोजन तुम्हें कराती है, अपने हाथों से तुम्हें खिलाती है। तो देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारी माता तुम्हें प्रेम से भोजन कराती है, तो तुम्हें उनको तुम्हारा जो पहचानना है वो सही है, लेकिन मेरे लिए ये इतना ज्यादा नहीं सही है, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं कभी कभी घर में आता हूँ, एक अतिथि की तरह घर में आता हूँ, तो तुम मुझे नहीं पहचान पाते हो, कोई नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इन्हीं सब चीजों के बीच तुम्हारी जो तिरछी नजरें देखते देखते मुझ पर पड़ती हैं, बच्चों को आपने देखा होगा कैसे खेलते हैं, कभी छुप जाते हैं, कभी दौड़ जाते हैं, कभी घुटनों से चलने लगते हैं। तो इसी तरह छोटा बच्चा भी जब कनखियां मार रहा है, खेल रहा है, तो जब इसी खेल खेल में कभी कभी कवि कहते हैं कि जब देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब हम इसी देखा देखी में जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती है, यानी कि ऐसा होता है कि कभी तुम मुझे देख रहे होते हो एकटक, कभी मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ, लेकिन कभी एक साथ हम जब अचानक एक दूसरे को देखते हैं, तो तुम्हारी जो प्यारी सी मुस्कान आ जाती है तुम्हारे मुख, तुम्हारे चेहरे पर,
वो प्यारी सी मुस्कान, और जब तुम मेरी आंखों में स्नेह देखकर, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, हम जिस बच्चे को प्यार करेंगे वो हमारे पास आता है। आप देखिए बच्चों जिनको आप प्यार करते हैं अपने छोटे भाई बहनों से, वो हमेशा आपके साथ चिपके रहते हैं, आपके साथ खेलना चाहते हैं, आपके साथ दौड़ना चाहते हैं, आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं। तो यही होता है कि जिनको हम प्यार करते हैं वो बच्चे हमारे पास आते हैं, हमें देखकर मुस्कुराते हैं। तो यही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब मेरी स्नेह से भरी आंखों को तुम देखते हो तो तुम प्यारी सी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर आ जाती है, और तुम्हारी यही दंतुरित मुस्कान मेरे मन को मोह लेती है, मेरे अंदर प्रेम को भर देती है, मेरे अंदर उत्साह भर देती है, मेरे अंदर जीवन जीने की एक नई आश को जगा देती है। तो इस तरह कवि नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई कविता तुम्हारी दंतुरित जो मुस्कान है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगली जो कविता है वो इसी पाठ से ली गई है जिसका नाम है फसल, और ये भी नागार्जुन जी द्वारा ही रचित है। तो यहाँ पर कवि ने फसल के बारे में बताया है कि जो फसल है वो किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं है, उसमें हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहली बात हमें प्रकृति का संतुलन चाहिए होता है, दूसरी बात हमें एक इंसान की, मनुष्य की मेहनत चाहिए होती है। तो वही बातें यहाँ पर बताई हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो यहाँ पर फसल, ये जो यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, इसमें कवि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या केवल एक जल या एक मिट्टी से नहीं उगती है। इसके लिए सबसे पहले अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। और इसी बारे में कवि यहाँ पर आगे कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है ये फसल जो है, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से एक लोटा पानी लेकर गए और आपने डाल दिया, या एक बार आपने अपनी टंकी से पानी लगा दिया और फसल उग गई। फसल तो ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसको कैसे यहाँ पर बताया है। देखिए क्या होता है कि जब नदी होती है वो केवल एक नदी कभी भी नहीं होती, ढेर सारी नदियां, जब बहुत सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं तो वहां से वाष्प बनकर वो उड़ जाती हैं और उससे फिर वर्षा होती है। तो फसल सबसे ज्यादा वर्षा के जल पर निर्भर करती है, और वो एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों का जल होता है, यानी कि बहुत सारी नदियों का, अलग अलग जो नदियां हैं। अब देखिए क्या होता है, इससे क्या होता है कि हर नदी के जल का गुण उसमें आ जाता है, हर नदी के जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, उसमें आ जाते हैं, और वो फसल के लिए लाभदायक होते हैं और बीजों के अंकुरण में सहायक होते हैं। आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु में जहां अगर बीज पड़ा हो, वर्षा ऋतु में जैसे ही वर्षा होती है चारों तरफ हरियाली आ जाती है, यानी कि जो शुष्क बीज जो पिछले 6 महीने से ऐसे ही जमीन पर पड़ा था वो भी उग जाता है। तो इस तरह यहाँ पर बताया गया है कि जो फसल है वो एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे ही नदियों के किसी एक नदी के पानी से फसल नहीं उग सकती या जल को नहीं सींचा जा सकता है, ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है। जो लोग रोज मेहनत करते हैं, रोज पसीना बहाते हैं, देखिए खेत के लिए भी किसान जो होता है वो कितनी ज्यादा मेहनत करता है, उसे रोज मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग तरीके से, कभी खुदाई करनी पड़ती है, कभी बुआई करनी पड़ती है, कभी गुड़ाई करनी पड़ती है, कभी कटाई करनी पड़ती है, कभी छटाई करनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें, और कभी सुरक्षा करनी पड़ती है अपने खेतों की।
तो ये एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है ये फसल। और इसी मेहनत से, जो मेहनत किसान खेतों में अपनी फसल के लिए करता है, इसी मेहनत से ये धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए जो बीज हैं वो अंकुरित होते हैं, यानी कि फल देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है कि फसलें जो है वो किस तरह से लहलहा रही हैं, किस तरह से खेतों पर फैली हुई है। तो ये किसी एक व्यक्ति की मेहनत का फल नहीं है, ये सबसे पहले तो नदियों के जल का इसमें मिश्रण है, जो उसका यहाँ पर काम है कि वो फसलों को उपजाऊ बनाते हैं। दूसरा, किसान की जो मेहनत है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, उससे फसलें अच्छी होती हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस फसल को उगाने में सहायक होती है। तो यानी कि प्रकृति का संतुलन, प्रकृति का अनुकूलन और इंसान की मेहनत जो है वो फसल को अच्छा बनाने में, फसल को उगाने में सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। यानी कि ये जो फसल है ये किसी एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म है। यानी कि ये केवल खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलकर इसे उपजाऊ बनाती है। आपने देखा होगा कि अगर हम एक ही खेत में एक ही तरह की फसल अगर बार बार उगाते रहें तो क्या होता है कि वो फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती। यानी कि हर बार हमें अपनी फसल को परिवर्तित करना पड़ता है। हर साल हम अलग अलग फसलें बोते हैं एक खेत में। तो इसी कारण बोते हैं क्योंकि केवल एक फसल जो है वो हर बार अच्छी नहीं हो सकती। यानी कि अगर एक ही तरह के खनिज लवण हर बार निकलते रहे तो वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि एक बार हम फसल उगाते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए जमीन को खाली छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे तरह की फसल उगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि खेत का जो बैलेंस है, जो जमीन है, धरती है, उसका जो बैलेंस है वो बना रहता है। और प्रकृति में आने वाली, प्रकृति से मिलने वाले जल, वायु से धरती को खनिज लवण मिलते हैं, अनेक प्रकार की उपजाऊ तत्व मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुण धर्म है ये फसल। यानी कि उन मिट्टी के गुण धर्मों का ही फल है ये फसल जो आज लहरा रही है खेतों में, और उसी से ये उपजाऊ होती है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, वह भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यानी कि अब आपको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि एक फसल जो है वो क्या है। फसल क्या है कि ये अब यहाँ पर कवि आपके लिए प्रश्न कर रहे हैं, फसल क्या है? फसल क्या है, कैसे पैदा होती है, और फिर स्वयं उत्तर कर रहे हैं कि ये और कुछ नहीं, ये उन्हीं नदियों के पानी का जादू है जो बहुत सारी नदियां मिलकर इस पर बरसाती हैं, और ये उन्हीं हाथों के स्पर्श का जादू है। यानी कि किसान की मेहनत का ही एक फल है। और भूरी काली संदली मिट्टी के गुणधर्म है, यानी कि अलग 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 जमीन पर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, कभी कहीं पर भूरी मिट्टी, कहीं पर काली मिट्टी। और उसी मिट्टी, जो मिट्टियां सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है, यानी कि हमारे धरती की जो कीमत है, देखिए सोना हम एक बार बना लेते हैं तो वो खराब भी हो जाता है, टूट भी जाता है, लेकिन जो हमारी धरती है, जो हमारी मिट्टी है, वो एक ऐसा सोना है जो हर बार हमें नया देती है, हर बार हमें कुछ नया देती है। यानी कि हमें कभी भी भूखा सोने पर मजबूर नहीं करती। और ये मिट्टी क्या है? सूरज की किरणों का
रूपांतरण है। देखिए क्या होता है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धरती से जल और खनिज लवणों के प्रेजेंस में बनाते हैं। तो ये एक जो फसल है वो क्या है, सूर्य की किरणों का केवल रूपांतरण ही है। यानी कि जब तक इस पर सनलाइट नहीं पड़ेगी, हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। तो सूर्य की जो सनलाइट है जब तक वो फसलों पर नहीं पड़ेगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो क्या है फसल, फसल कुछ भी नहीं है, फसल है नदियों के पानी का जादू, किसान के हाथ के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, और रूपांतरण है सूरज की किरणों का। और दूसरा है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, क्योंकि बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा कि बीज भी हवा के माध्यम से पृथ्वी पर गिर जाया करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाया करते हैं। तो क्या है फसल, फसल हमारी ही प्रकृति का अनुकूलन है, हमारी प्रकृति, हमारा जो वातावरण है उसके अनुकूलन का फल है, और उसके बाद हमारी मेहनत का फल है। तो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिए गए दोनों कविताएं हमारी समाप्त हो गई हैं, दोनों ही कविताएं हमने पढ़ ली है। तो बच्चों, कवि नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई दोनों कविताएं हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ ली है। आशा करती हूँ कि आपको कविताएं पसंद आई होंगी, समझ में भी आई होंगी, दोनों का भावार्थ भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो इस पाठ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि दोनों कविताओं से अलग अलग आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आपने कविता का भावार्थ अच्छे से समझा है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी है, अगर कोई प्रश्न का हल आपको नहीं हो आता है समझ में, तो आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।